साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज की इस वीडियो में SSC GD 2025 एग्जाम के लिए ऐसे सोल्डिंग क्वेश्चन देखेंगे जिन क्वेश्चंस को साथियों हम लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहां से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे और इन सभी सवालों को आप देखिए साथियों और अपने एग्जाम को परफेक्ट बनाइए। देखिए, जब आपका कमांड इन चारों सब्जेक्ट पर होगा तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो साथियों, हिंदी, जीएस और रीजनिंग मैथ को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो अगर आप साथियों पहली बार इस क्लास को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, अगर मैं यहाँ पर हिंदी की बात करूं तो यहाँ पर हिंदी के 20 सवाल लिए गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस में से आपको 12 से 13 क्वेश्चन आपको राइट करना है। उसके बाद जीएस, देन आफ्टर रीजनिंग और देन आफ्टर मैथ। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि अमृत का विलोम क्या होगा। देखिए, अमृत का विलोम अमर होगा, मत्य होगा, विश्व होगा, विश्व होगा। यानी कि अमृत का विलोम पूछे तो यहां पर विश्व बता देना और विश्व का विलोम पूछे तो अमृत बता देना। अगला देखिए, कह रहा है कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि अंधकार के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। देखिए, अंधकार को कहा जाता है अंधेरा। अंधकार को तम भी बोल सकते हो और तनिक भी बोल सकते हो, लेकिन यहां पर अंधकार को अमावस्या नहीं बोला जाता है। अंधकार का पर्यायवाची कौन होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं होगा। उसके बाद देखिए साथियों, ये सवाल सबसे ज्यादा बार आया हुआ है SSC GD में। अगर इस बार आ जाए तो आपका क्या जवाब होगा? अवनी का विलोम साथियों क्या होगा? तो अवनी का विलोम साथियों अंबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। यानी कि अनल की अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर दो चीजें आपको याद रखना है। एक तो ध्यान रखना है अनिल का मतलब क्या होता है और अनल का मतलब क्या होता है। देखिए, अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब क्या होता है साथियों? अनिल की अगर बात करें तो अनिल का मतलब होता है वायु और होता है अनल का मतलब आग। यानी कि आग कहां पर लिखा हुआ है? आग बोलो चाहे अग्नि बोलो, बात एक ही है। तो SSC GD 2025 के एग्जाम को आप पास करना चाहते हैं तो एग्जाम से पहले आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो SSC GD की प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे के सारे लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से आपका सिलेक्शन एकदम फिक्स होने वाला है। क्योंकि यहां पर SSC GD के PYQ आपको मॉक टेस्ट यानी कि सारे जो 20 शिफ्ट हैं PYQ वगैरह के, जैसा कि मेरा मानना है कि अगर आप इन सभी शिफ्ट को देख लेते हैं तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि एग्जामिनर अब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता है साथियों, वो देखता है कि पिछली बार में या पिछले सालों में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं सेम टू सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन डाल देता है। और मैं कहूंगा कि इन 20 क्वेश्चंस के शिफ्टों को लगाइएगा और इसमें आपको 20 सवाल हिंदी के, 20 सवाल जीएस के, 20 सवाल रीजनिंग के और 20 सवाल मैथ के। यानी कि एक शिफ्ट में 80 क्वेश्चंस हैं और उसी में उसका सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए हिंदी का क्वेश्चन है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है, उसके नीचे आपको राइट आंसर आपको उसमें मतलब मैं ऑलरेडी करवा के रखा हूं, तो आपको इट इज सारे की सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको प्लेलिस्ट में जा करके और वहां पर एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर मैंने करवाया हुआ हूं हर एक क्वेश्चंस को, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को, मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, तो उसमें भी 80 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर होगा। और वहां पर आप लोग जो करंट अफेयर जो देखते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, तो यहां पर लेटेस्ट करंट अफेयर की यहां पर आपको PDF फॉर्म अवेलेबल होगी। तो इन सभी को आपको जा करके हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से या इन सभी चीजों को देखिए और अपने एग्जाम को क्रैक करिए। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो चलिए साथियों, यहाँ पर इन कैसे लेक्चर्स को देखना है, जा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके प्लेलिस्ट मिलेगा जो है PPT के रूप में, या जो है SSDS एजुकेशन रिसर्च पर जाएंगे SSC GD का PDF आपको वहां से प्रोवाइड हो सकता है। तो मैं कहूंगा एग्जाम से पहले पहले आप इन सभी लेक्चर को देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तकरीबन 50 से 60% से ज्यादा आपको पेपर यहां से देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। यानी कि अनियमित का मतलब क्या होता है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। नहीं, देखिए जो नियम के अनुकूल ना हो उसको क्या बोला जाएगा? अनियमित। यानी कि इस सवाल का जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोला जा रहा है जबान पर लगाम ना होना। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनकी जबान पर लगाम नहीं होता है, तो उनको स्पष्टवादी होना या अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। एक तो एक तरीके से बात करें, कोई व्यक्ति होता है स्पष्ट रखे हो,
एक होता है अननेसेसरी तरीके से वो अपनी बातें रख रहा है, यानी कि अनावश्यक रूप से स्पष्ट क्लियरेंस नहीं दे रहा है। तो मैं कहूँगा जबान पर लगाम न होने का सबसे सही अर्थ जो होगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी कि यहाँ पर ना तो सदैव कटु वचन कहना या कठोर वचन या सर्वत्रवादिता दिखाना, ये नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए। देखिए यहाँ पर अध्ययन कैसे लिखा जाता है, जिस प्रकार ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है यही आपका राइट हो जाता है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस क्लास। अगला देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अल्पाहारी, यानी कि अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें जो कंदमूल खाता है उसको अल्पाहारी कहेंगे नहीं, जो फल खाता हो उसको नहीं, जो पकवान खाता हो नहीं, जो कम खाता हो, देखिए हाँ जो कम खाता है उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसको अल्पाहारी बोलते हैं, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों बोला जा रहा है कि छठी का दूध याद आना, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं। देखिए अगर बात करें बुरा हाल होना, छठी का याद आना, या पराजित होना, या बचपन की याद करना, या भूख लगना, तो सबसे सटीक जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए कह रहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें से फटाफट आपको बताना है। देखिए चिन्ह एक तरीके से सही और कृपा और दवाइयां भी सही गलत लिखा हुआ। मैं अगर बात करूं यहाँ पर निर्भर की, ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि युगों से चले आने के लिए एक शब्द क्या होगा। ये कोशिश करिए बताइए कि यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा। चलिए देखिए युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द साथियों सनातन हो जाएगा, युगांतर नहीं होगा साथियों, यहाँ पर सनातन हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में जो है किस अंश में त्रुटि है। कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया, मतलब कि यहाँ पर आपको बताना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे लग रही है। तो कल जो आपने आदमी को बुलाया था वो नहीं होना चाहिए, कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया। तो यहाँ पर जो की जगह पर साथियों क्या आना चाहिए, जिस आना चाहिए। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दिक्कत इसी में है, त्रुटि इसी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर साथियों क्वेश्चन है और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि सुरेश के लिए एक इमला लिखना है, या एक फोन लिखना है, या पत्र लिखना है, लिखना है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों तो यहाँ पर सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, सबसे सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। देखिए यहाँ पर आपको साथियों बताना है कि असमय वर्षा के कारण अधिकतम फसल नष्ट हो गई। क्या अधिकतम फसल नष्ट हो गई, आपको असमय वर्षा के कारण या अधिकतर फसल नष्ट हो गई, इसमें आपको बताना है कि प्रॉब्लम कहां पर है साथियों। तो देखिए इसमें जो है असमय वर्षा की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में जो बिल्कुल लिखा हुआ है सही, तो ये कारण ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ। अधिकतर फसल, देखिए अधिकतर ये सही नहीं लिख रहा है, ज्यादातर यहाँ पर हो सकता है। तो मैं कहूँगा प्रॉब्लम कहाँ पर है, यहाँ पर जो है अधिकतर। तो ये खैर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है क्या कि यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है कि श्री राम 14 दिन के बाद वनवास से लौटे थे, या 14 माह के बाद, या वर्ष में, या रात में। तो यहाँ पर साथियों वर्ष शब्द आएगा, यानी कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे थे, ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए 4 आदमी के लिए खाना बना दो, या इस आदमी के जगह पर क्या आना चाहिए, 4 प्राणियों के लिए खाना बना दो, 4 मनुष्यों के लिए खाना बना दो, 4 आदमियों के लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर लग रहा है, यानी कि 4 आदमी नहीं आना चाहिए, 4 आदमी आना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहा है कि जो है उस समय चरखा जो है, अगला क्वेश्चन, उस समय चरखा डैश यानी घुमाना भी एक अनुशासन था, या सिखाना भी अनुशासन था, या चलाना अनुशासन था, या लेना। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर उस समय चरखा चलाना आपका ये राइट आंसर हो जाता है। देन आफ्टर आपका नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है देखिए और बताइए। देखिए यहाँ पर पूछा आपसे जा रहा है कि मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, यानी मेरे भाई के शादी के लिए। देखिए यहाँ पर पहली बात ये आपसे पूछा गया है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करिए, यानी कि साथियों अगर यहाँ पर बात करें जो अनेक है, अनेकों जो है ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जो है मेरे भाई के शादी के लिए एक प्रस्ताव आए, अनेक प्रस्ताव आए,
क्या होना चाहिए, सभी भी नहीं होना चाहिए, अधिक भी नहीं होना चाहिए, यानी कि अनेकों की जगह पर अनेक आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करो। देखिए मेरी इस वाक्य में कहां पर त्रुटि है आपसे पूछा जा रहा, बताइए। देखिए आपने जो इनकी बात सुन ली यहां तक तो ठीक है, अब मेरी भी यानी कि मेरी भी सुनने की कृपा करो, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है दिक्कत कहां पर है। देखिए आपने इनकी, ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये आप देखिए अब बात सुन ली, ये भी जो है सही लग रहा है। अब मेरी भी सुनने की कृपा करो, यानी करो नहीं होना चाहिए, कृपा करें होना चाहिए। तो मैं कहूंगा प्रॉब्लम कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। हिंदी का अंतिम सवाल कह रहा है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए यहाँ पर डैश मतलब कि दादी के प्राण निकल गया नहीं होना चाहिए, चले गए नहीं होना चाहिए, आगे। देखिए यहाँ पर निकल गए होना चाहिए, ये आपका वाक्य आपका बिल्कुल राइट हो जाता है अगर ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हिंदी के साथियों आपने कितने क्वेश्चंस देख लिए, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस देख लिए। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर राइट रहे। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर साथियों, यहाँ पर जीएस के जो है 20 सवाल ये आपके कराएंगे। देखिए बीएस के 20 सवालों में आपको लगभग 10 के आसपास सवालों के आंसर देना होगा। देखिए कह रहा कि घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, चंद्रगुप्त ने की थी। देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो यहाँ पर पाटलिपुत्र थी जो है आपकी ये राजधानी। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, गंधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट के तहत विकसित हुई है, तो ये कहाँ पर विकसित हुई, तो मैं कहूँ ये जो है कुषाण में विकसित की गई है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मथुरा कला विद्यालय की आकृतियों की बनी होती थी, ये आपकी धब्बेदार लाल पत्थर की बनी होती हैं, ये होना चाहिए। खाली जगह में ऑप्शन नंबर सी वाला आपका आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलिओडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है, ये आपका कहां पर है, ये आपका विदिशा में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद देखिए साथियों कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है, तो साथियों यहाँ पर केंद्र सरकार, जो अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का केंद्र सरकार को सौंपा गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक अभ्यास करना अनिवार्य है, तो यहाँ पर 10 वर्ष तक अभ्यास करना पड़ता है। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि कितने लोगों ने चैनल को विजिट किया और कितने लोगों को लाइक हुआ है चैनल को। तो कम से कम एक लाइक का बटन दबा दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा बट हमें जरूर जो मोटिवेशन है मेरा बढ़ जाएगा। तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं, हर इंसान को काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। जैसे आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, वैसे सेम मुझे भी काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो चलिए साथियों अगला सवाल देखिए और इस सवाल का जवाब बताइएगा। साथियों आज मैंने यहाँ पर रीजनिंग के और जो मैथ के क्वेश्चन लिए हैं, ये बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। इन क्वेश्चंस को जरूर आप लोग देखेंगे। देखिए कह रहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है। तो अगर बात करें न्यायिक समीक्षा की, तो यहाँ पर बात की गई है यह भारत के प्रधानमंत्री को आपात के काल के समय सलाह देता है, मैं कहूंगा नहीं। अगला है कि यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है, मैं कहूंगा नहीं। क्या भारत की निचली अदालतों की शक्तियों को नियंत्रित करता है, नहीं। यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगर ये सवाल आता है आपका तो मैंने जवाब आपको बता दिया है। उसके बाद अगले नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम
क्रम शामिल है जिसमें डैश सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ऊपर कौन है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय आपका आंसर बी हो जाता है। अब उसके बाद साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होता है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन तक फैली हुई है, भारत पाकिस्तान और चीन तक। तो यहाँ पर जो काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है ये भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, यानी कि अरावली या काराकोरम। तो यहाँ पर पटकाई पहाड़ियों की अगर बात करें साथियों तो ये आपके पूर्वी पर्वत के श्रृंखला के रूप में जानी जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, ये शिवालिक है। कौन सी है, शिवालिक है। तो यहाँ पर शिवलिक आप बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो कौन सी है साथियों, हिमालय है, यानी कि बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र श्रृंखला कौन सी है, तो ये आपका हिमालय है। अगला सवाल, धूपगढ़ चोटी भारत की किस राज्य में स्थित है, तो आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आपको ध्यान रखना है कि ये धूपगढ़ जो चोटी है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए कह रहा है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो साथियों अनामुड़ी जो होता है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर बल लगाता है, वापस बल लगाता है। तो ये साथियों न्यूटन की गति के तीसरे नियम का फॉलो करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक के किस सिद्धांत का उदाहरण है। मैं कह सकता हूं कि न्यूटन के जो तीसरी गति के नियम का ये उदाहरण हो जाता है, यानी कि घोड़ा गाड़ी की जो गति है ये भौतिक के किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर सही नहीं कथन है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ये एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है। ये वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात साथियों गलत है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर यानी कि इन्होंने केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया, ये सही, यानी कि ये वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट हो जाता है। आप लोग चुन लीजिएगा बी वाला। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बोला जा रहा है कि मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन आपका जिम्मेदार है। कौन है, हीमोग्लोबिन आपका मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर साथियों क्या यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और आप लोग इन सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखिए और अपनी तैयारी को और बेस्ट बनाइए। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है त्रिभुज का संबंध पिरामिड से है, तो वही संबंध आपको बताना है कि आयत से किससे होगा, चतुर्भुज से, शंकु से, घनाभ से या घन से। तो साथियों जैसे त्रिभुज से पिरामिड का निर्माण किया जाता है उसी प्रकार आयत से घनाभ का निर्माण किया जाता है। तो आयत का जो संबंध होगा वो साथियों घनाभ से होगा, जिनका ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जाता है, यानी कि आपके सामने ये एक ओपन पासा है। मैं इसको लिख दूं क्या साथियों, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया और ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया। आई होप अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पर बात करें कि हो सकता है ये क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं क्या करूं, तो यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो आपको समझा देता हूं। देखिए लिख दूं क्या, एक सेकंड, देखिए यहाँ पर मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। देखिए ये साथियों आपका 2 है, ये साथियों आपका 4 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 1 है। तो मैं यहाँ पर बता दूं ये कलर दिख नहीं रहा है, सेकंड नंबर कलर चेंज कर देता हूँ, सॉरी। देखिए यहाँ पर मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ। देखिए ये आपका 2 हो गया, ये 6 हो गया,
ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है साथियों, और अगर इस कॉन्सेप्ट को आप तैयार कर लेते हो तो एक सवाल 100% आपका आएगा ही आएगा। तो देखिए अब ये एक ओपन पासा है, ये सारे एक बंद पासे हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस वाले पासे को बंद करके ए वाला पासा क्या बन सकता है, या सेम यही आपसे सवाल को पूछूं कि यहाँ पर आपसे अगर बता दूं कि 2 का विपरीत क्या है, 4 है, और यहाँ पर 4 का विपरीत अगर पूछे तो 2 बता देना, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। बच्चा 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 यहाँ पर है। अब 2 का विपरीत तो नीचे होना चाहिए साथियों, तो यहाँ पर 2 का विपरीत साथियों क्या है, 4 है, तो ये तो सामने दे रखा है। 2 का विपरीत होना यहाँ पर चाहिए था, तो ये पासा नहीं बन सकता है। इसकी अगर बात करें तो 1 का विपरीत जो है 6 है, और 1 का विपरीत 6 है, तो यहाँ पर 1 का विपरीत 6 नहीं दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। देखिए 3 का विपरीत यहाँ पर 5 दे रखा है, और यहाँ पर इसका विपरीत यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर हो सकता तो हो रहा है, तो ये भी नहीं बन सकता है। तो ये इसकी अगर मैं बात करूँ साथियों तो यहाँ पर 2 है, और 2 का विपरीत 4 है, और 4 भी यहाँ पर नहीं है, और 1 का विपरीत 6 है, तो 5 ये नहीं है, तो यानी कि ये वाला पासा बन जाएगा। इसकी बात करते हैं 2 का विपरीत साथियों, जो 5 का विपरीत 3 है, और 5 का विपरीत 3 तो सामने आ गया, होना नहीं चाहिए था सामने, तो ये भी नहीं बन सकता है। तो मैं कहूँगा केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी वाला पासा बन सकता है, और यही आपका क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को देखिए और साथियों बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि जैसे QNGNB से ZPWK बनाया गया, उसी प्रकार HLMO से क्या बनाया जा सकता है। देखिए साथियों, ये साथियों होता है 17 पर, और ये होता है 14 पर, 7 पर, और ये 14 पर, ये 2 पर, और जेड की अगर बात करूं तो ये 26 पर, ये 16 पर, ये 23 पर। ये अगर यहाँ पर बात करूं तो ये 17 से 26 हो गया यानी कि 9 बढ़ाया गया, और 7 से 16 हो गया यानी कि 9 बढ़ाया गया, 14 से 23 यानी कि 9 बढ़ा, यानी कि इन सब में साथियों 9 हमको प्लस करना पड़ेगा। तो H 8 होता है, तो यानी इसमें 9 करेंगे तो यानी कि 17 पर। क्यों होता है आपका, क्यों हमें दिख गया साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। सब में 9 जोड़ोगे। खैर अगला सवाल देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि मैंक इज ग्रेट को री गी नी लिखा जा सकता है, यानी कि मैंक का कोड हो सकता है री हो सकता है गी हो, या हो सकता है नी हो। अब इसमें से इसका कोड हो सकता कुछ भी। अब उसके बाद लिखा हुआ ही इज एन इंडियन को लिखा जा सकता है टी री पी मी, मतलब कि इंडियन का कोड हो सकता है पी हो, फिर री हो, या मी, यानी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद लिखा हुआ ग्रेट इंडियन कल्चर का कोड PGC। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मयंक उसी कोड में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो मयंक हमें कहाँ दिख रहा है, तो हमें और कहीं मयंक नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें से होगा, या री होगा, या जी होगा, या नहीं। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इज का कोड निकालना पड़ेगा, ग्रेट का निकालना पड़ेगा, और साथियों ग्रेट का कोड निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें मालूम पड़ पाएगा कि मयंक का आखिरी कोड क्या है। तो ये काम आप कर लीजिए। देखिए इसी का कोड कैसे निकाल सकते हैं, इज का, तो इज तो ये आपका यहाँ पर है, और एक इज आपका यहाँ पर है। तो इसमें से कोई चीज सेम लग रही वो हमें बता दीजिए। देखिए री का यहाँ पर जो है, तो री यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, जी नहीं है, नी यहाँ पर, यानी कि आर इज होगा साथियों। ये आपका किसका कोड हो जाएगा, ये आपका इज का कोड हो जाएगा। अब ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो इज का कोड है, मुझे तो मैंक का कोड देखना है। अब ग्रेट एक तो यहाँ पर है, और एक ग्रेट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यानी कि ग्रेट का कोड इसमें से होगा। तो जीई इसमें मिल रहा है, यानी NE नहीं मिल रहा, तो GE आपका ग्रेट का कोड हो जाएगा। और GE आपका अगर जब ग्रेट का कोड हो गया तो आपका बचा क्या, NE, तो NE आपका मैंक का कोड हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर NE हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस सवाल को साथियों ऐसे करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है इस सवाल को देखकर, क्योंकि जो घबरा गया खैर वो तो सही तरीके से वो सवाल नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम या मिस्टेक कर देगा और इस सवाल को स्किप कर देगा। अब इस सवाल की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर M है,
टी है, खाली जगह है एम टी, खाली जगह है एच ओ, खाली जगह, फिर टी सी एच ओ एम, खाली जगह है, फिर सी, फिर खाली जगह ओ, फिर खाली जगह टी सी। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि इन सभी को काउंट करिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं कहूँगा 20 लेटर हैं तो यहाँ पर कितने कितने का पेयर बनना चाहिए, 5 5 का बना दूं क्या? तो बन तो किसका रहेगा, 4 का भी बन सकता है, एक बार 5 का देख लेते, 1 2 3 4 5 ये अलग, ये अलग हो, 1 2 3 4 5 ये अलग, 1 2 3 4 5 ये अलग। तो आप देख रहे हैं अंत में टीसी आ रहा है, तो एक तो टीसी यहाँ पर है, यहाँ पर सी नहीं है तो हमने ये लिख देना है, तो हमें पूरा मिल गया। देखिए एच ओ एम यहाँ पर आ जाएगा और टी सी लिखा हुआ है, एच ओ एम यहाँ पर हो जाएगा और एच ओ एम टी और यहाँ पर सी आ जाएगा, एच ओ एम सब कुछ हमने लिख दिया। यानी अब आपको देखना है कि अपने पेन से आपने क्या क्या लिखा है, ओ लिखा है, सी लिखा है और एम लिखा है और टी लिखा है और एच लिखा है और एम लिखा है। तो अगला काम आपको करना है कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ओ सी एम टी एच कहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऐसे सवालों को साथियों आपको करना होगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक कागज का टुकड़ा कुछ ऐसे करके है और इस कागज के टुकड़े को आपने बीच से कुछ ऐसे फोल्ड किया और ये वाला पार्ट आप कुछ ऐसे ले आए। अब आपका ऐसा टुकड़ा मिल रहा है कागज को, अब आपने यहां से इसको फोल्ड किया, अब ये वाला पार्ट आप इसके ऊपर ले आए। अब आपके पास एक कागज का टुकड़ा ऐसे आ गया, आपने इसको बीच से ऐसे फोल्ड किया और ये वाला पार्ट आप इसके ऊपर ले आए, तो आपके पास एक ऐसा कागज का टुकड़ा आ गया और आपने बीच में एक होल कर दिया। तो आप जब इस वाले पार्ट को ओपन करोगे तो यहाँ पर भी एक होल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और आपका उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, जो ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पर जो ऐसे करके खोलोगे तो यहाँ पर बिल्कुल 2 होल होंगे, एक होल यहाँ पर दिखेगा और एक होल यहाँ पर दिखेगा। ऐसे ही साथियों जब आप ये चीज खोलोगे तो यहाँ पर एक होल दिखेगा और एक होल यहाँ पर दिखेगा और एक यहाँ पर दिखेगा। तो अब आपको देखना है कि ऐसा कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, तो ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। तो ये सवाल साथियों ऐसे होगा। समझ गए ना साथियों कि क्या सवाल था और क्या सवाल में आपसे पूछा गया था। तो आंसर आपका जो जाएगा किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब अगला सवाल देखिए आप और बता दीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि कुछ लॉकर चाबियां हैं। मान लीजिए यहाँ पर साथियों ये आपकी लॉकर हो गई। अब कुछ लॉकर क्या कहा गया है, चाबियां हैं, और कुछ लॉकर क्या हो गई, चाबियां हो गई। अब कुछ लॉकर चाबियां हो गई तो कह रहा है कि कुछ चाबियां दरवाजे हैं। तो मान लीजिए कुछ जो है चाबियां ये दरवाजे होंगे। अब कुछ चाबियां एक तरीके से बात करें तो दरवाजे होंगे। अब यहाँ पर निष्कर्ष को पढ़िए और कौन सा निष्कर्ष गलत है ये आपको बताना है। कह रहा है कि कुछ लॉकर दरवाजे हैं, देखिए नहीं है। अगर हाँ ये हो सकता है कि कुछ लॉकर चाबी हैं तो मान सकते थे हम। अब यहाँ पर कुछ लॉकर दरवाजे का है तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब सभी चाबियां दरवाजे हैं, मतलब कि अब सभी चाबियां दरवाजे कैसे हो सकता है। अगर हाँ ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ चाबियां दरवाजे हैं तो आपका ये सही हो जाता है। यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक विशिष्ट भाषा में BUL के को 4 2 1 2 4 1 1 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि INCH को क्या लिखा जा सकता है। साथियों देखिए अगर यहाँ पर आप थोड़ी सी समझदारी करेंगे, देखिए यहाँ पर K को तो 11 लिखा गया है लेकिन B को 42 कैसे लिखा गया है। U को यहाँ पर क्या लिख दिया गया, 12 लिख दिया गया और M को 4, L को 4। तो ऐसा कर सकते हैं, B 2 पर होता है और 2 को डबल कर दिया। U 21 पर होता है तो U का 21 कर दिया गया। L 12 पर होता है, 12 का डबल कर दिया गया 24। तो ये बात है। और यहाँ पर B का डबल करेंगे तो यहाँ पर I का डबल करेंगे 9 और 9 का डबल 18 हो जाएगा। और N की अगर बात करें तो U 21 पर था तो N 14 पर आ जाएगा। और L का डबल किया गया था तो C का डबल करेंगे तो 6 आ जाएगा। और K का जिस नंबर पे आता है वही नंबर लिख देंगे। तो ये आपका
18 14 68 कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर आपके सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, क्या देखिए और इस सवाल को बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। 1 मिनट। देखिए क्या कहा जा रहा है, इस सवाल में बोला जा रहा है कि कबूतर, भालू, पक्षी, इसका वेन आरेख आपको बताना है। देखिए कबूतर एक पक्षी है, तो मान लीजिए ये पक्षी हो गए, और पक्षियों के अंदर ही तो कबूतर आएगा। तो भालू जो है ना तो कबूतर होता है ना तो पक्षी होता है, तो इसका ये अलग हमें बनाना होगा। तो ऐसा आपको साथियों कहाँ पर बनाया गया है? तो ऐसा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, और ये ही आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों कहा जा रहा है कि CQ6RUL को अगर आप दर्पण में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। पहले पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो सबसे अंत वाला जो लेटर होता है सबसे पहले बनता है, U जैसा है वैसा बनेगा, R की अगर बात करें तो ऐसा बनेगा, और 6 जो है आपका ऐसा बनेगा, और जो Q है जो ऐसा दर्पण में दिखेगा। तो आपको बताना है ऐसा कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है साथियों, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा, क्यों एक तरीके से गलत है। अब यहाँ पर अगर बात करें 9 गलत है, और ये भी एक तरीके से गलत लग रहा है, तो ये वाला आपका होगा, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है क्या कि इस सवाल को देखिए और इस सवाल का सही जवाब साथियों बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी तरह के से संगत हैं और एक असंगत है, यानी कि एक असमान है और उस असमान वाले का साथियों आपको चयन करना है। ये इसको करने का तरीका साथियों क्या है, आपको प्लेस वैल्यू यानी कि यू जो होता है ये 21 पर और वाई आपका 25 पर, डब्ल्यू आपका 23 पर होता है, ठीक है। एल की अगर बात करें तो एल 12 पर होता है, पी 16 पर होता है, एन 14 पर होता है। उसी प्रकार साथियों डी 4 पर होता है, एच 8 पर होता है, एफ 6 पर होता है। और अगर बात करें ओ की तो ओ 15 पर होता है, और क्यू जो होता है साथियों 17 पर होता है, पी 16 पर होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, इसमें कितना प्लस किया गया है 4, और इसमें 2 माइनस किया गया है, और इसमें भी साथियों 4 प्लस किया गया है और इसमें 2 माइनस किया गया है। तो अच्छा ऐसे इसमें देखिए इसमें भी 4 प्लस किया गया, 2 माइनस किया गया, और इसकी अगर बात करें तो 2 प्लस किया गया है और 1 माइनस किया गया है। तो सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, सबसे अलग होगा। तो सबसे अलग जो है यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों, यहाँ पर आपके मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए मैथ का पहला सवाल है, आपसे कहा क्या जा रहा है, कह रहा है कि 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क, यानी कि कोई वृत्ताकार पार्क है और इसकी त्रिज्या जो है पार्क की जो है 21 मीटर त्रिज्या है, और कह रहा है इस वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर, यानी कि इसका एक चक्कर एक वर्गाकार मार्ग, यानी कि मार्ग की अगर बात करें वर्गाकार के चक्कर के बराबर है। यानी कि कह रहा है कि इसमें जितनी दूरी निकाली जाती है वही दूरी यहाँ पर चली जाती है। इनके कहने का मतलब ये है, यानी कि साथियों अगर हम बात करें वृत्त का परिमाप, यानी कि वृत्त का परिमाप बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के, वर्ग के परिमाप के बराबर है। यहाँ पर ये बात आपकी क्लियर हो गई आई होप साथियों। अब अगर वृत्त की बात करें साथियों, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है 2πr, और वर्ग का परिमाप जो होता है 4a होता है 4a, और इसको हमने a माना है तो 4a ही तो हो जाएगा, क्योंकि इसकी ऐसे ही इसका परिमाप निकलेगा। और इसकी कितनी दूरी होगी तो 2πr होगी। अब 2 की जगह पर 2 लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 और r यहाँ पर दे रखा है, और 21 मीटर ये होता है आपका 4a। अब हमें आपको साथियों क्या करना है, कह रहा है कि वर्गाकार जो है पार्क की भुजा ज्ञात करिए, यानी कि इस वर्गाकार पार्क की भुजा ज्ञात करना है, और इसकी भुजा हमने मान ली है साथियों a, और a का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब इसको कैलकुलेट करिए, अब जो a है इसी का मान आपको बता देना है। तो चलिए 7 एकम 7 और 7 त्रुक कितना हो जाएगा 21, तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44, और इसमें गुणा 3 ये आपका हो जाएगा बराबर 4a, ये होता है आपका नीचे आ जाएगा 44 गुणा 3/4,
और यहाँ पर बराबर में ये 4 से कट करेंगे तो आ जाएगा 11 और ये आपका 33। यानी कि मैं कहूँगा वर्गाकार पार की भुजा की लंबाई कितनी होगी, वो 33 मीटर हो जाएगी और 33 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इन ऑप्शंस में से वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 8 से 9 से और 10 से अगर विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक में शेषफल 1 ही प्राप्त होता है। देखिए अगर साथियों हम इसको 8 से भाग करते हैं, अगर इसको हम 10 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, 1 नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और इसकी अगर बात करते हैं साथियों, अगर इसको हम 10 से भाग देते हैं तो मैं कह सकता हूं शेषफल 1 नहीं बच सकता। हाँ, अगर इसको 10 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 बच जाएगा। अगर 9 से अगर इसकी बात करें तो 9 से अगर करते हैं तो 9 चौक 36 और शेषफल 1 बच गया। और 8 से करते हैं तो 8 चक्को 32 और ये कितना जाएगा साथियों, 4 जाएगा, 41 हो जाएगा, 8 45 और 1 बचा। तो आपका मैं कहूँगा ये तीनों नंबर से हमने इसको कट करके देख लिया एक तरीके से, 8 से 9 से 10 से, और ये यहाँ पर 1 शेषफल बच रहा है। तो परीक्षा में ये उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है। इस सवाल को साथियों आप लोग अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश करिएगा, यानी कि पासिंग जो मार्क है वहां पर जो है उसका 35% है। अगर कोई बच्चा 100 में से 35% ले आता है तो उसको पास माना जाएगा। और कह रहा है एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किया और ऐसे उसने 65 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, अगर उसके 65 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए और उसको 65 अंकों से अनुत्तीर्ण कर दिया गया और 65 अंक अगर आते तो उसको पासिंग मार्क मिल जाते हैं। तो कह रहा है कि परीक्षा के कुल अंक कितने होने चाहिए, तो 100% की कुल मिला के वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो अगर मैं मान लूं कि परीक्षा की जो आपकी जो है कुल अंक कितने होने चाहिए, x मान लेते हैं कुल अंक, और ये एक तरीके से पता क्या है, ये आपकी 35% है। क्यों 35% है, क्योंकि ये पासिंग मार्क है। और मैं कहूंगा इस कुल अंक का ये 35% है, ये 390 प्लस 65 समझने है ना। ये आई होप इसको कैलकुलेट करिए, एक्स का मान निकालिए और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 390 प्लस 65 आपका कितना हो जाएगा, आपका जो है आपका हो जाएगा 100 और 455, यानी कि अगर इसको हम लोग कट करते हैं 5 7 35 हो जाएगा और यहाँ पर 20 हो जाएगा। और इसको एक बार 7 से कट करें तो यहाँ पर 7 छंग कितना हो जाता है, 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 पत्ते 35 और यहाँ पर 65 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो होता है आपका 0 और यहाँ पर 1300 आपका आ जाएगा। यानी कि परीक्षा के कुल अंक कितने होने चाहिए, 1300 होने चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला सवाल और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों, कह रहा है कि जब 38 किलोग्राम के भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि एक ग्रुप है उसमें कितने लोग हैं, 5 लोग हैं मान लीजिए, और इन 5 लोगों में से एक बंदे में को निकाला जाता है और एक मतलब कि जिसको निकाला जाता है उसका वजन जो है 38 किलोग्राम। तो 38 वजन के किलोग्राम वाले वजन को निकालकर एक नया व्यक्ति इसमें ग्रुप में डाला जाता है। तो कह रहा है कि 5 व्यक्ति के औसत भार में जब ऐसा होता है तो उसमें 2.8 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार क्या है। देखिए ये सवाल आपसे पूछा जाता है, पूरा सवाल का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, सिर्फ नंबरिंग चेंज की जाती है। 5 की जगह 6 और 2.8 की जगह कुछ भी कर देंगे, 38 की जगह 45 40 कुछ भी कर देंगे। और इसका एक सूत्र होता है, मैं कहूँगा ये सूत्र आप लोग ध्यान करिए। यहाँ पर देखिए पूछा आपसे जा रहा है कि नए व्यक्ति का भार क्या होगा। तो साथियों हम लोग देख लेते हैं, नए व्यक्ति का भार आपसे पूछा जा रहा है। तो एक काम करिए, 1 सेकंड रुकिए। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, नए व्यक्ति का भार आपसे पूछा जा रहा है। तो नए व्यक्ति का भार हम लोग यहाँ पर निकालेंगे और नए व्यक्ति का भार बराबर कितना निकालेंगे साथियों, पुराने व्यक्ति का भार। पुराने व्यक्ति का भार, ठीक है, पुराने व्यक्ति का भार हो गया और ये पुराने व्यक्ति का भार हो गया। उसके बाद क्या है, प्लस आपको करना है व्यक्तियों की संख्या। अब कितने व्यक्तियों की संख्या आपको बताई गई है, तो 5 व्यक्तियों की संख्या आपको बताई गई है, ठीक है।
अब उसके बाद गुणा लगा लेंगे और औसत भार में कितनी वृद्धि हुई है, वृद्धि कितनी हुई साथियों, ये आपकी 2.8 की हुई। तो बस साथियों नए व्यक्ति का भार कैसे निकालेंगे, नए व्यक्ति यानी ठीक है ना, यही आपसे पूछा जा रहा है कि नए व्यक्ति का भार कितना होगा। तो नए व्यक्ति का भार बराबर पुराने व्यक्ति का भार, और पुराने व्यक्ति का भार 38 केजी था तो 38 केजी आ गया, और प्लस लोगों की संख्या कितनी थी 5 हो गई, और गुणा वृद्धि कितनी की हो गई तो 2.8 की हो गई। और इसको साथियों आप कैलकुलेट करिए, 2.8 की गुणा 5 से करा दीजिए, 2.58 की गुणा अगर कराते हैं तो आपका ये हो जाएगा 8 5 40 और 8 दूना 10, यानी कि ये आपका हो जाता 14, यानी कि 14 प्लस आपका 38 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा नए व्यक्ति का भार कितना आ जाएगा साथियों, तो आपसे अगर मैं यहाँ पर बात करेंगे तो 52 केजी आपका नए व्यक्ति का भार हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके अलावा जिस मैंने वीडियो लेक्चर का जिक्र किया है एसएससी जीडी के, तो वहां पर आप लोग जाइए 2025 के एग्जाम को साथियों, जो वहां पर प्लेलिस्ट है आपको मिलेगी। आप इसको क्रैक करना चाहते हैं तो आपको एग्जाम से पहले पहले आपको 3 प्रकार के सेशन मेरे इन जरूर देख लेना, और मैं कहूँगा अगर आप ये सेशन देख कर जाते हैं तो आपका एग्जाम साथियों बहुत ही आराम से क्रैक कर जाएगा। तो मिलते हैं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।